नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हमने बहुत सुना है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, बट व्हाट इज दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन? सो दिस इज अ कन्वेंशन विच इज डायरेक्टली लिंक टू द एयर इंडिया क्रैश, जो कि अभी अहमदाबाद में हाल ही में हुआ है। और इसका पूरा मुद्दा जो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का, वो इसलिए आता है कि कैसे ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये पूरी की पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, ये मुद्दा इसलिए न्यूज़ में आया, या मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का जो पूरा रोल था वो इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसके साथ ही जो एयर इंडिया था उन्होंने ये घोषित कर दिया कि हम हर एक जो विक्टिम है उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। बट ये जो मुआवजे की रकम है, जो कंपनसेशन है, इसे डिसाइड कौन करता है? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के द्वारा अगर हम देखें तो मिनिमम कंपनसेशन जो दिया जाना है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। ठीक है, घटना क्या थी? एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी बोइंग 78-7 ड्रीमलाइनर, इसका क्रैश हुआ था जून 12 को, इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें लगभग 242 लोग मरे थे। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं, कंपनसेशन टू विक्टिम्स की बात पर, जहां पर टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस किया था टू ईच ऑफ द किन ऑफ द विक्टिम्स। ठीक है, बट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ट्रीटी के तहत एक नहीं बल्कि 1.5 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। और क्यों, कैसे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले, जब भी इस प्रकार का कोई एयर एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी, कोई क्रैश होता है, तो जो कंपनसेशन है उसको गवर्न करने वाली जो बॉडी है वो है हमारी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की 1999 के तहत, जिसे इंडिया ने कब साइन किया था? 2009 में। और 2009 में इसे साइन करने के बाद भारत 91st कंट्री बना था टू अडॉप्ट दिस कन्वेंशन। ठीक है, टोटल एस्टिमेट जो पे आउट है वो लगभग 360 करोड़ रुपए का है। और ये जो कंपनसेशन दिया जाना है ये डायरेक्टली मनी के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कैलकुलेट होता है एसडीआर के माध्यम से। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर के ऊपर भी यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो एसडीआर वैल्यू है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1,28,821 विच इक्वल्स टू 1.5 करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं उस टाइम पे 2 कंपनसेटरी अमाउंट्स होते हैं, एक इंटरिम, एक फाइनल। इंटरिम जो कि इनिशियल स्टेज पर कंपनीज अनाउंस करती हैं, जैसे टाटा ग्रुप ने किया, और फाइनल जो कि डिसाइड करता है हमारा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ठीक है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो कन्वेंशन है इसका पूरा नाम है कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स फॉर इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। इसे अडॉप्ट किया गया था 1999 में अंडर द एजेस ऑफ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और भारत में ये 2009 में वाया कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। ठीक है, इंडिया ने इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के जो प्रोविजंस थे उनको अडॉप्ट किया था बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स टू दी कैरेज बाय एयर एक्ट 1972। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों आया? टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड फ्रेमवर्क। ठीक है, किस लिए? फॉर इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, बैगेज एंड कार्गो बाय एयर। ठीक है, जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, की फीचर्स की बात करें तो 1, 2 नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर ये कन्वेंशन अप्लाई होता है। नंबर 1 टू द पैसेंजर्स, नंबर 2 टू द कार्गो, एंड नंबर 3 टू द बैगेजेस। ये जो पूरा हमारा कन्वेंशन था ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है फॉर पैसेंजर इंजरी और डेथ। अगर दुर्घटना में किसी पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है या उन्हें नुकसान पहुंचता है, उन्हें इंजरी होती है, तो भी ये एप्लीकेबल होगा। बैगेज या कार्गो का डैमेज होता है तो भी एप्लीकेबल होगा, और अगर डीलेज हो रहे हैं तो भी ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और कंपनसेशन जो है वो एसडीआर के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में, ठीक है, तो आप हमारा मार्ग सेतु जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक कोर्स हमने डिजाइन किया, जहां पर 700+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट ई बुक नोट्स दी जा रही हैं,
1-to-1 मेंटोरशिप दी जा रही है सिद्धार्थ सर के साथ और अन्य मेंटोर्स के साथ, जहां पर आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, पर्सनल शेड्यूल क्या होगा, कैसे आप आने वाले 1 साल में अपनी प्रिपरेशन को रुख करेंगे, ये तमाम चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलता है। मेंस आंसर राइटिंग सेशंस और उसके साथ साथ आपकी कॉपी इवैल्यूएशन एज वेल एज फीडबैक प्रोवाइड कराई जाएगी। लाइव सीसैट क्लासेस रहेंगी जो कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट था 2025 प्रीलिम्स का, एंड करंट अफेयर्स क्लासेस भी दी जाएंगी। तो वेट मत करिए, फटाफट से अगर आप प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हैं 2026 के लिए तो एनरोल कर लीजिए। और जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही और एक गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे यूपीएससी 2026 प्रिपरेशन विथ MAGP प्रोग्राम यानी मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनलाइज्ड लेवल की गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, PYQ अस्त्रा प्रीलिम्स जो हमारा एक कोर्स था, जिसके हिट होने के बाद और बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट के बाद हमने लाया है PYQ अस्त्रा मेंस, जहां पर मेंस की पूरी के पूरी PYQs को, पिछले 10-11 साल की PYQs का एनालिसिस है, नोट्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, और इन तमाम चीज़ों को हमने कंपाइल किया है अपने इस कोर्स में। तो फटाफट से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और लॉग इन करिए, रजिस्टर करिए। कहाँ पर? मार्गदर्शन IAS की वेबसाइट या फिर हमारी ऐप से। ठीक है, आ जाते हैं एक अगले ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसकी अभी हमने बात भी की थी, ICAO। क्या है ICAO? तो देखिए, इस कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था शिकागो कन्वेंशन, जिसे फॉर्मली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम से जाना जाता था। ये एक स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है, और इस स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी का नाम सुनते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से UPSC लगातार उन UN एजेंसीज पर क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कि या तो पब्लिक के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी से कहीं ना कहीं वास्ता रखता है, या फिर वो इम्पॉर्टेंट है कैसे? एनवायरनमेंट के नज़रिए से। ठीक है, तो ये जो पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो कि 6 जून 1946 को स्टैब्लिश हुआ था। मेन फंक्शंस की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है टू प्रमोट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, इसमें फ्रेमिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड भी आ जाता है, इंक्लूडिंग फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस आ जाते हैं, एयरवर्दीनेस या एमिशंस की भी बात की जाती है। और यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आएगा अभी सामने, जिसका नाम है कॉर्सिया। तो ये जो पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये सुपरवाइज करती है ग्लोबल एविएशन ट्रीटीज को, वो ट्रीटीज, वो स्कीम्स जो एविएशन को ध्यान में रखते हुए लाई गई हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या फिर कॉर्सिया। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब कॉर्सिया क्या उसके बारे में भी जान लेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट आपको बता देती हूँ। 2022 में ICAO ने इंडिया को हाईएस्ट एवर रैंकिंग दी है, और इंडिया की रैंक 48 आई है फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी रैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट रैंकिंग थी 2022 की। ओके, कॉर्सिया स्कीम पर आ जाते हैं। अब कॉर्सिया स्कीम क्या है? देखिए, कॉर्सिया स्कीम वो स्कीम है जो कि आपने पता होगा, अभी जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो अमित शाह जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर, फ्यूल इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से जब ब्लास्ट हुआ जो टेम्परेचर था वो इस तहत बढ़ गया कि किसी के भी बचने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, उस टाइम पर रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में थी। तो कॉर्सिया टीम का क्या लेना देना है? एमिशंस कितने हुए, फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ने से क्या लेना देना है? तो देखो, सीधी सी बात है, फुल फॉर्म है कॉर्सिया स्कीम का कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, जिसको ICAO ने अडॉप्ट किया था टू रिड्यूस और टू मिनिमाइज दी कार्बन एमिशंस जो कि एविएशन फ्यूल से होता है। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं उनमें आमतौर पर कार्बन एमिशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ इन इंटरनेशनल एविएशन पोस्ट 2020, 2020 के बाद जो पूरी चीज़ें हैं उसमें कार्बन एमिशन को न्यूट्रल करना। ठीक है, इंडिया के लिए ये स्कीम मैंडेटरी हो जाती है 2027 से। देखो, 3 फेजेस में ये स्कीम आई हैं। ठीक है, पायलट फेज इसका जो था वो 2021 से 23 था, फर्स्ट फेज जो है वो 2024 से 26 था, अब 26 तक जो है यहाँ पर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन था।
बट 27 ऑनवर्ड्स जो है ये मैंडेटरी हो जाता है नेशंस के लिए, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि चलो ये मैंडेटरी हो गया 2027 ऑनवर्ड्स, तो एयरलाइंस जो हैं दे मस्ट ऑफसेट एमिशन दैट एक्सीड 2020 लेवल्स, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर बात की जाती है सैफ की, SAF। क्या है सैफ? सैफ एक बायोफ्यूल है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसे हम कहते हैं, जो कि ब्लेंडेड होता है कन्वेंशनल ATF से, या जो जेट फ्यूल होता है उसमें मिला होता है, ठीक है। तो यहाँ समझ जाओ पहले सैफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। सैफ जो है वो प्रोड्यूस होता है सस्टेनेबल फीड स्टॉक से, जैसे कि वेस्ट ऑयल्स, बायोमास या अदर सस्टेनेबल फीड स्टॉक्स। और इसकी जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो कन्वेंशनल ATF या जेट फ्यूल से बिल्कुल सिमिलर है। तो प्रॉब्लम नहीं होती है जो हमारे आज के करंट जेट्स हैं उन्हें सैफ को अडॉप्ट करने में, ठीक है। और यूजिंग जेट फ्यूल ब्लेंडेड विथ सैफ एक वो तरीका है जिससे कि कैरियर्स जो हैं वो अपने कार्बन एमिशन को लो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कर सकते हैं, या परमिशेबल लेवल्स के अंडर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्सिया स्कीम हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती। कुछ और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसमें हम नजर डालेंगे फटाफट से। पहला आता है हमारा AAIB। क्या है भाई? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये वो ब्यूरो है जो जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां पर इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। 2012 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। लीगल बैकिंग इसको मिली हुई है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल 2017 से। मैंडेट इसके पास है, ठीक है, अधिकार है कि ये किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है या उसके एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और सेफ्टी मेजर्स को भी रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। ICAO से इसका लिंक है क्योंकि ये Annex 13 के तहत ICAO के काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है ब्लैक बॉक्स का। जब ये न्यूज आई थी तो आपने सुना होगा ब्लैक बॉक्स मिला है, कल या परसों की न्यूज थी ब्लैक बॉक्स वाली, जहां पर पायलट की वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है, जहां पर उन्होंने मेडे 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 3 बार मेडे की कॉल की है। मेडे का मतलब होता है अर्जेंट इमरजेंसी, वेरी वेरी अर्जेंट इमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो पूरा ब्लैक बॉक्स है आपका, ये बना होता है टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील का, और इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये फायर, क्रैश या डीप सी प्रेशर्स में भी खराब न हो और ये मिल जाए लोगों को, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, एक CVR है, एक FDR है, ठीक है। CVR क्या है? CVR है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो हमारे पायलट हैं उनकी वॉइस कम्युनिकेशन, अलार्म्स और इंजन्स के साउंड को रिकॉर्ड करता है। FDR है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि एल्टीट्यूड कितना है, स्पीड कितनी है, पिच कितनी है, हेडिंग कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। सर्वेलेबिलिटी की बात करें कि भाई कितना सर्वाइव कर सकता है, तो यहाँ पर सर्वाइव की इसकी क्राइटेरियाज दी हुई हैं। 3400 ग्राम फोर्स, 1100 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, 6000 मीटर अंडर वाटर प्रेशर को ये सर्वाइव कर सकता है। लोकेशन की बात करें तो जो प्लेन्स की जो टेल होती है, जो टेल एरिया होता है, वहां पर इसे प्लेस किया जाता है जिससे कि इसके हायर सर्वाइवल चांसेस रहें, ठीक है। अगला मुद्दा है कंपनसेशन अपडेट का। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ठीक है, और जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी चीज़ें दी गई हैं कि जो ग्राउंड विक्टिम्स हैं, जो फैटेलिटीज़ हैं, उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे टाटा ग्रुप की तरफ से। इंजर्ड विक्टिम्स को पूरा का पूरा मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा। जिस हॉस्टल के बिल्डिंग पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, दैट वाज BJ मेडिकल हॉस्टल, उसकी रिकंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा उठाया टाटा ग्रुप ने। एयर क्रैश विक्टिम्स को 1 करोड़ फ्रॉम टाटा ग्रुप प्लस 25 लाख इंटरिम रिलीफ फ्रॉम एयर इंडिया जो है वो दिया जा रहा है। और जो क्रैश सर्वाइवर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक है, नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, उन्हें भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस पे आउट पर पैसेंजर भी 1.5 करोड़ है फ्रॉम एविएशन इंश्योरेंस, ठीक है। अब 2 मुद्दे आते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि जो ये अमाउंट है वो टाटा ग्रुप दे रहा है, ठीक है, तो क्या जो एयरक्राफ्ट है उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा? उसका भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एजेंसीज जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि हमारी AIG ग्रुप है, ICICI लोम्बार्ड ग्रुप है। ये सारे वो कंपनीज हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने उस पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया होता है, ठीक है। तो इन मुद्दों को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। और फिर मिलेंगे हम, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।